आरोप लगते हैं कि जाति और धर्म देखकर ही बुलडोजर चलता है। सिर्फ सही और गलत देखकर बुलडोजर अपना रास्ता तय करता है। नोएडा में फ्लैट बायर्स काफी परेशान हैं। बिल्डर्स मनमानी कर रहे हैं। योगी जी का और हमारी सरकार का संकल्प है कि सबके साथ न्याय होगा। रिवर एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी इसे बेच देगी। अखिलेश यादव की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री आती है तो कितना फायदेमंद होगा? बिल्कुल, देखिए टैलेंट है, स्किलफुल हैं लोग। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। नमस्कार, तीखे सवालों वाले शो 3 के 3 में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज हमारे साथ बीजेपी के एक ऐसे युवा नेता मौजूद हैं जो युवाओं को जोश में भर देते हैं और साथ ही सबसे डायनेमिक नेताओं में इनकी गिनती होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। बिना वक्त गवाए मैं स्वागत करती हूं नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पंकज जी, जरा हटके सवाल है ये। हाल ही में आपने अनुराग ठाकुर के साथ में जमकर बैडमिंटन खेला, कौन किस पर भारी रहा? नहीं, मुझे लगता है कि फिटनेस भारी रही और बाकी दोनों मैच का स्कोर तो लगभग बराबर पे ही रहा, न कोई हारा न कोई जीता, लेकिन फिटनेस हावी रही। नोएडा में फ्लैट बायर्स काफी परेशान हैं। बिल्डर्स मनमानी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में काफी चीजें ठीक भी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्री भी हुई है, पोजीशन भी मिला है और 2022 के बाद भी कई हजार लोगों की रजिस्ट्री भी हुई है। इतना तय है कि योगी जी का और हमारी सरकार का संकल्प है कि सबके साथ न्याय होगा। देर हो रही है लेकिन न्याय सबके साथ होगा। गलत करके कोई यहां पर बच नहीं सकता। आपकी तरफ से क्या कोशिश की जाएगी? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? नहीं, लगातार हम सभी के जनप्रतिनिधियों का, प्राधिकरण का और सरकार की कोशिश के कारण ही यह संभव हो पाया है और लोगों ने भी लगातार आवाज उठाई है। उनकी आवाज को लगातार सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने में का प्रयत्न मैंने खुद भी किया है। लेकिन पंकज जी, नोएडा में लोग अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पूरी कमाई लगा देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है? मैंने कहा ना कि पिछले 17 से 22 के बीच में लगभग 22-23 हजार लोगों की रजिस्ट्री भी हुई है। 42-45 हजार लोगों को पोजीशन भी इसमें मिला है और 2022 के बाद, इस सरकार के आने के बाद योगी 2 में भी कई हजार लोगों की रजिस्ट्री भी इसमें हुई है। हमारा संकल्प है कि सभी को उनका आशियाना मिलेगा और जो भी गलत किया होगा उसको आने वाले वक्त में सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पंकज जी, लोग आपके पास शिकायत लेकर आते होंगे तो उन्हें आप कैसे समझाते हैं, क्योंकि उनमें काफी गुस्सा भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है और जो विलंब हुआ है स्वाभाविक रूप से उनके मन में इस बात को लेके गुस्सा भी है। लेकिन ये सब किया धरा ये पुरानी सरकारें जो रही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की, उनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है। आज जनता को, बायर्स को यह भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो उनको कम से कम ये उम्मीद है कि विलंब कानूनी अड़चनों की वजह से जरूर हो रहा है लेकिन इंसाफ जरूर होगा, क्योंकि गवर्नेंस में जो ह्यूमन टच है वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही देखने को मिलता है। पंकज जी, नोएडा की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। क्या कभी आप फंसे हैं ट्रैफिक में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है। और देखिए, अगर कहीं पर कोई कमी है तो उससे बचा नहीं जा सकता और बचने की कोशिश भी सरकार में बैठे हुए लोगों को या जनप्रतिनिधि को करनी भी नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कई चौराहों को हम लोगों ने ये ट्रैफिक लाइट फ्री करने की कोशिश की है। कई जगहों पे साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने के बाद वहां पर यू टर्न और उसको सिग्नल फ्री करने की कोशिश हुई है। काफी हद तक चीजें हुई हैं, लेकिन नोएडा का लोकेशन ऐसा है कि कई बार दिल्ली से चला हुआ व्यक्ति, कई बार लखनऊ जाना हो, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, पश्चिम उत्तराखंड, कहीं भी जाना हो तो कई बार वो NH और नोएडा को क्रॉस करके जाते हैं। तो खैर, कई सारे एलिवेटेड रोड्स, अंडरपासेस ये बने हैं, इसकी वजह से काफी चीजें ठीक हुई हैं। आगे इसको और बेहतर करेंगे। पंकज यानी कमल, पंकज जी ने विकास का कमल खिलाने के लिए अब तक क्या क्या किया है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर मैं कहूं तो ये कई सारी चीजें अगर मैं गिनाऊं तो मुझे लगता है कि यह समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जैसा अभी मैंने पहले भी कहा कि बायर्स की, फ्लैट बायर्स हैं, उनकी रजिस्ट्री हुई है। किसानों की लगभग 40 साल पुरानी जो समस्याएं थी उसका समाधान करने की कोशिश हम लोगों ने की है।
यहाँ सड़कें, अंडरपासेस, एलिवेटेड रोड्स, ये सब बन के आए हैं। इन्वेस्टमेंट, नोएडा एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र माना जाता था, लेकिन इंडस्ट्री लगाने से लोग बचने लगे थे पहले की सरकारों में, लेकिन आज ये परिवर्तन हुआ है। आज लोग अब उत्तर प्रदेश में दोबारा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और आज उसके कारण चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। लोगों को नौकरियां भी मिली हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हुआ है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, जिसकी सराहना आज आम व्यक्ति भी करता है। पंकज जी, नोएडा को विपक्षी नेता जो हैं वो अनलकी मानते हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, इस भ्रम को तो योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल पूरी तरीके से दूर कर दिया है। आज एक बार दो बार नहीं, कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी यहां आ गए, मुख्यमंत्री जी तो कई बार, मुझे लगता है 20-21 बार से ज्यादा हमारे नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर जिले में आ गए। तो इस भ्रम को तोड़ा है। नोएडा एक आर्थिक राजधानी हमारे उत्तर प्रदेश की है। नोएडा हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का परसेप्शन पूरे देश भर में बनाता है और देश के बाहर हमारे हिंदुस्तान का परसेप्शन नोएडा बनाता है। ये ताकत हमारे नोएडा में है। लेकिन विपक्ष तो कई बड़े आरोप लगाता है। जेवर एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी इसे बेच देगी। देखिए, ये अखिलेश यादव की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता। वरना जब ये जेवर एयरपोर्ट श्री राजनाथ सिंह जी और भाजपा की गवर्नमेंट जब 2000-2001 में थी, तब का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको या चाहे बहुजन समाज पार्टी ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। आज ये जेवर एयरपोर्ट आज पूरे विश्व भर में लोग आज जेवर या नोएडा एयरपोर्ट की आज के बारे में चर्चा करते हैं। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है, जो सिर्फ हमारे इस जिले के लिए नहीं बल्कि दिल्ली, आसपास और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये एक भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा काम होगा और इसके कारण बहुत सारे बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम सब लोग उत्तर प्रदेश में देख पाएंगे। लेकिन पंकज जी, बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि हमने नींव रखी थी, क्रेडिट बीजेपी ले रही है। नहीं, नींव उन्होंने रखी ही नहीं। ये नींव तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। श्री राजनाथ सिंह जी उस समय यहां मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ये नींव तो तब रखी गई है और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तब इस काम को गति भी पहुंची है, शुरुआत भी हुआ और आने वाले कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि वहां से फ्लाइट्स भी उड़ान भरेंगी। जी, नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कैसे माना गया, लेकिन इस पर अभी काम ही चल रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी ने इसे सियासी हथकंडा बना लिया है। ने भारतीय जनता पार्टी किसी भी विषय को सियासी हथकंडा बनाकर चलने में विश्वास नहीं रखती है। हमारा तो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, यही हमारा संकल्प है और पिछला 9 साल जो प्रधानमंत्री जी का रहा है वो इसी के आधार पर चला है। भविष्य के लिए भी ये हमारा ये मजबूत आधार है, ये हमारा संकल्प है। तो ये जहां तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके अलावा वो कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कॉन्क्रीट करने का उनके अंदर दम नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सोच नहीं है। पंकज जी, आपको भोजपुरी बहुत अच्छी आती है, ये मुझे पता चला। और गोरखपुर की अगर बात करें तो वहां पर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री आती है तो कितना फायदेमंद होगा वो? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, टैलेंट है, स्किलफुल हैं लोग, लेकिन कई बार अपने घर को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। प्रदेश छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में जाने पर कई बार बहुत सारी दिक्कतें जो आती हैं वो उनको फेस करना पड़ता था, लेकिन अब वो टैलेंट अपना शोकेस करने का मौका उनको उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। पंकज जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के सवाल भी हमेशा उठते रहे, वल्गैरिटी को लेकर ज्यादा, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, देखिए, इसके लिए तो तय जो कानून बने हुए हैं, सेंसर बोर्ड है, बिल्कुल ये देखना चाहिए, क्योंकि जो मूवीज हैं या टेलीविजन, सिनेमा, इन सब को देखकर ये जरूर आज के कम उम्र के जो बच्चे हैं, ये जनरेशन है, उनको वो प्रभावित करता है। तो इसीलिए कंटेंट तो ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे देश के भविष्य के निर्माण में सहायक। अभी जो कंटेंट है उसमें सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें जरूर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी कंटेंट है या थीम है
जो बच्चों के अंदर, इस जनरेशन के अंदर राष्ट्र निर्माण का भाव भी बढ़ती है। तो हर प्रोफेशन में, हर जगह पर अलग अलग तरीके से लोग हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी के मन में सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की भावना, और वो तभी होगी जब हम आज के जनरेशन को एक अच्छा और सही रास्ता उनको दिखाएंगे। ठीक है, सवालों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करते हैं या उद्घाटन करते हैं, तो बार बार समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, वो ये आरोप लगाती है कि हमारी जो योजनाएं थी उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है। देखिए, कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कभी, या हमारा नेतृत्व तो कभी ये नहीं कहता कि जो हमने कर दिया वो सब पूरा हो गया, अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। ये काम तो समाजवादी पार्टी ही कर सकती है जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो और यही आज निकलकर बार बार अखिलेश यादव के बयान में देखा जा सकता है। ये फ्रस्ट्रेशन है। एक बहुत बड़ा अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको कम उम्र में मुख्यमंत्री बनाकर दिया था, लेकिन उसमें बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं। लोगों की आकांक्षाओं को वो पूरा नहीं कर पाए हैं, लोगों की उम्मीदों पर फेल हुए हैं, इसीलिए ये भड़ास है। लेकिन अब चाहे जो कुछ भी हो, ये डेवलपमेंट, ये अनवरत प्रोसेस है, आगे चलने वाला प्रोसेस है। उस गति को लगातार भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। सीएम योगी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? बहुत अच्छी है, और आज से नहीं, मैं तो लंबे समय से गोरखपुर क्षेत्र का प्रभार रहा मेरे पास, तब भी उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। वो जुझारूपन, वो जज्बा, जनता की सेवा का संकल्प जो उनके मन में है, वो जो पहले था, आज मुख्यमंत्री होने के बाद भी वैसा ही ज्वलंत है और वैसा ही दृढ़ है। अच्छा, 2024 को लेकर क्या तैयारी? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा कि हमेशा एक पार्टी का नेतृत्व ही किसी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय करता है, और मैं पार्टी के प्रति आभारी हूं कि बहुत कम उम्र से ही बहुत सारे दायित्व पर काम करने का और अनुभव पाने का अवसर पार्टी ने दिया है, और नोएडा जैसी विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं, बीजेपी ने तैयारी तो शुरू कर दी है ना 2024 को लेकर, आपकी तैयारी शुरू हुई है नहीं? अब बिल्कुल तैयार है बीजेपी भी, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। मैं भी बिल्कुल तैयार हूं, और 2024 में उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 80 की 80 लोकसभा जीतने के लिए पंकज सिंह भी तैयार हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीट यहां पर जीतेंगे, और केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बना के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। निकाय चुनावों की बात करते हैं। मेरठ सीट की जिम्मेदारी दी गई थी आपको, बखूबी आपने निभाई, खूब तारीफ भी हुई आपकी। कैसे फतेह किया आपने जहां पर समाजवादी पार्टी और बसपा का कब्जा था एक बार? देखिए, मेरा मानना है कि इंचार्ज था मैं, और सिर्फ कुछ दिनों में जाकर कोई इंचार्ज बहुत बड़ा बदलाव कोई नहीं कर देता है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है, जो लगातार वर्कर्स को गतिशील रखती है, काम करते हुए रखती है, और सरकार के प्रति विश्वसनीयता लोगों की है, जिसके कारण से मेरठ में भी बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, कानून बनने के बाद भी, कानून आने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पा रही है। देखिए, कहीं कहीं पर कोई छिटपुट घटनाएं जरूर सुनने को कहीं से मिलती हैं, लेकिन अब कानून है। इतना तय है कि अब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर कोई बच नहीं सकता, और कोई भी हमारे देश प्रदेश की बहन बेटियों को उनको छल कर, उनसे झूठ बोलकर अब वो बचकर कोई कानून से बच नहीं सकता है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी लव जिहाद का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस के कारण हुआ है। ऐसे लोग जो आतंकवादियों के साथ भी सहानुभूति रखते थे, आतंकवादियों के मारे जाने पर भी आंख में जिनके आंसू आते थे, ऐसे लोगों के कारण इन अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, हौसला बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के मंसूबों को ध्वस्त किया है। द केरला स्टोरी देखी आपने? बिल्कुल। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इस तरह की जो मूवीज हैं, द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ये बनाई जा रही हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। इसको किसी पार्टी के जय पराजय या फायदे नुकसान के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये अपने देश की कुछ सच्चाई जो रही थी कुछ कोने में, उसको लोगों के सामने ये मूवीज के माध्यम से ये सारी चीजें आई हैं, और इन सच्चाई को जब सामने लोगों को आ रही हैं तो पहले की सरकारों के क्या कारनामे रहे हैं वह भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो शायद इसलिए ये बौखलाहट विपक्ष की है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने कई मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, तो क्या इसे बीजेपी की बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा? देखिए, चुनाव सामान्यतः कैंडिडेट या वहां की क्षेत्र की परिस्थिति देखकर कैंडिडेट को तय किया जाता है।
इस बार लगा कि कहीं पर कुछ जगहों पर हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स भी लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो वहां पर हम लोगों ने जरूर दिए हैं और वो जीत के भी आए हैं। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सरकार में फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, ये जब अपराधी मारे जाते हैं तो उनको वह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर उनकी सरकार में वर्दी के ऊपर जब गुंडागर्दी हावी रहती थी तो उनको कोई इसमें गलत नहीं दिखाई देता था, तो इसीलिए उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। लेकिन पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या क्या एक बड़ी चूक नहीं थी? देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने हजारों हजार लोगों को प्रताड़ित किया हो, मासूम बच्चों के ऊपर से माता पिता का साया छीन लिया हो, ऐसे लोगों के साथ तो अंत ऐसे लोगों का ऐसा ही होता है। या तो वह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाते, और अगर वहां कानून अपना काम कर रही थी तो कोई उनका दुश्मन रहा होगा या जो भी कारण रहे होंगे, किसी ने आकर उनको मारा। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे लोगों के साथ तो अंततः ऐसा ही होता है। लेकिन ये तो प्रशासन की एक बड़ी चूक थी कि पुलिस का घेरा है और कोई भी आकर गोली चलाता है और मारकर चला जाता है। बिल्कुल है, इसकी जांच भी तुरंत मुख्यमंत्री जी ने रात में ही उसी क्षण वरिष्ठ लोगों की, अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उसके जांच के निर्देश भी दिए थे। लेकिन सरकार, कानून अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की भावना यही है कि ऐसे लोगों का स्थान अब सभ्य समाज में नहीं रहना चाहिए। नोएडा की एक बड़ी सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की बदसलूकी का मामला सामने आता है, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमलावर होती है, क्या कहेंगे आप? अब ये मामला तो लगभग मतलब सारी बातें हो गई, अब जो कानून को जो काम करना था वो हो गया, तो इस पर आज इतने समय के बाद इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन बार बार बीजेपी पर यह भी आरोप लगते हैं कि जाति और धर्म देखकर ही बुलडोजर चलता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत है सिर्फ सही और गलत देखकर बुलडोजर अपना रास्ता तय करता है, जो गलत है वहीं पर अंततः वह पहुंचता है। अच्छा, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं पीएम मोदी उनके निशाने पर रहते हैं, क्यों? अब लोकतंत्र है, विपक्ष में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, लेकिन आपने देखा होगा निशाने पे तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा देश उनके उन बातों को बिल्कुल खंडन वह करता है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होता है। तो निशाने पर लोकतंत्र में रखना यह गलत नहीं है, लेकिन इन सब बातों के पीछे कुछ आधार होना चाहिए, कुछ तथ्य होने चाहिए, और उन बातों की कमी राहुल गांधी के हर एक बयान और हर एक बातों और हर एक आरोप में कमी होती है। 2024 के लिए विपक्ष एकजुट है, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये तो हर चुनाव के पहले वो एकजुट होते हुए दिखते हैं, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर जाते हैं। तो और वैसे भी मैंने कहा कि लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी के साथ कोलिशन कर सकता है, अलायंस बना सकता है, उसमें मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी तैयारी पर विश्वास करते हैं, जनता के भरोसे और विश्वास पर हम, उनका स्नेह पर हमारा विश्वास है, उसके आधार पर हम सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लेंगे। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं पंकज सिंह? किसानों के लिए देखिए, नोएडा के अंदर भी, गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी बहुत उलझी हुई पुरानी समस्याएं थी, उसका निराकरण काफी हद तक हम लोगों ने किया है। यहाँ पर जो उनका कई बार और उनकी भी रजिस्ट्री से संबंधित कई समस्याएं होती थीं, उनका कई बार मैप और नक्शे से लेकर कई सारे उनकी समस्याएं उनकी रहा करती थीं। 5% की आबादी वाली जो उनको जो जगह अलॉट होनी थी, मिलनी है, यह समस्याएं रहती थी। तो इन सब चीजों को काफी हद तक प्राधिकरण ने सुलझाने की कोशिश की। बीजेपी का वादा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। मैं चाहूंगी बहुत ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा, पार्टी से ऊपर रखी, क्या आपको लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है कि किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में सरकार ने बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कदम उठाया है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों ने एक तरफा हमारे विधानसभा के चुनाव में वोट दिया, तभी इतनी बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में भी संभव हो पाई है। अब वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। हम आपको एक शब्द देंगे, एक लाइन में आपको उसका आंसर देना होगा, और पहला नाम है प्रधानमंत्री मोदी। दमदार। अमित शाह। चाणक्य। राजनाथ सिंह। संयम। सीएम योगी। दृढ़ इच्छा शक्ति। अखिलेश यादव। नॉन एग्जिस्टेंट।
मायावती लॉस्ट, ओवैसी अवसर तलाश रहे हैं। पंकज जी, 3 के तीर में हमारे साथ पे जुड़ने के लिए और बेबाकी के साथ पे जवाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम में आप हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। उम्मीद करते हैं दर्शकों को आपके जवाब पसंद आएंगे। और राजनीति से हट के आप निजी जीवन में किस तरीके से हैं, लोगों ने ये भी जाना, लोगों को ये भी पसंद आया। बहुत शुक्रिया पंकज जी, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद।